तो स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स के मात्र ये 7 क्वेश्चन यानी कि ये 7 क्वेश्चन पढ़ लो, आपका फिजिक्स में 5 से 6 नंबर भैया कहीं नहीं जाने वाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा वीडियो है ना, क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए 7 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। हमारा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन। देखो ये आपके कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन टोटल हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये सातों क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आप लोग सामने से देख सकते हो। देखो, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। देखो कितनी बार एग्जाम में आया है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, कई बार आ चुका है। फिर एक न्यूमेरिकल है भैया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा न्यूमेरिकल है, उसको भी सॉल्व करेंगे। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एक और टॉपिक को पढ़ेंगे। टोटल 7 टॉपिक हैं, लेकिन ये सातों टॉपिक जो है ना, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा दिया, 1000 लाइक सिर्फ, तो मैं भैया ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे एक एक क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, 2015, 19, 22 में आ चुका है। चलिए इसको देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा और मात्रक लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको समझो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो, चलो भैया हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये आपका मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र क्रिएट है, ठीक है। ऐसे कुछ वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए क्रिएट है। थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ऐसा लगे कि भैया विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। देखो ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में देखो, ये आपका पूरा वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है, पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये देखो इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। इस पृष्ठ का हम क्षेत्रफल मान लेते हैं कि पृष्ठ जो हमारा है उसका क्षेत्रफल a है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, इस पर एक पृष्ठ स्थित है, ठीक है। तो इस पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, देखो ये गुजर रही है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ऐसे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इन्हीं की संख्या को ही हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये देखो ये हैं आपकी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मान लीजिए इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हम ले लेते हैं। ये देखो ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, इस पृष्ठ के एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। मान लीजिए ये dA है क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। अब इस dA के कारण जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर हो जाएगा, dA वेक्टर, और जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, इसका एक छोटा सा अवयव ले लिया dA। अब इस dA के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि स्केलर गुणन E वेक्टर और dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये भी इसी का अब की परिभाषा हो जाएगी, स्केलर गुणन E वेक्टर और dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा है। तो वैद्युत फ्लक्स समझ में आया, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका फार्मूला अगर निकालना है ना, तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, मैंने इस पृष्ठ का छोटा सा अवयव ले लिया dA,
क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। इस पृष्ठ डीए के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा डीए वेक्टर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर होगी। देखो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब वैद्युत फ्लक्स को बेटा हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ए, मतलब इंटीग्रेशन ए आप कर दीजिए पूरे का, और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमें पता है, आपने शायद सदिश चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में कि भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जैसे ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि इसके बीच में एक थीटा कोण बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो हम वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की जगह पर लिख सकते हैं, देखो ई को मान लो ए, डी ए को मान लो बी, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के जगह पर हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से समझो, फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो यहां पे हम ई कॉस थीटा को बाहर निकाल देंगे, ई कॉस थीटा, और हम कर देंगे भैया इंटीग्रेशन कर देंगे हम डीए का, क्योंकि डीए जो है ये छोटा सा अवयव हमने लिया था पूरे पृष्ठ के लिए, जो अब हमारा होगा वो क्या होगा, डीए के जगह पर हमारा हो जाएगा ए। चूंकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा भैया इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो आपका इंटीग्रेशन ए डीए के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे भैया, तो ये हो जाएगा ए। जैसे इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन dA इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला अब जो निकल कर आएगा उसको ध्यान से समझ लो। अब आएगा फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ई, देखो ये इंटीग्रेशन ए डीए के जगह पर ए कर देंगे तो ई ए कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा भैया फॉर्मूला किसका, वैद्युत फ्लक्स का, यही फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था। एक बार मैं इसको पुनः रिवाइज करूंगा, उसके बाद हम मात्रक देखेंगे, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। एक पृष्ठ हमने लिया जिसका क्षेत्रफल ए है, इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया डीए, इस डीए के कारण जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा डीए वेक्टर होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर होगी, ठीक है। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हमने कर दिया। अब चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा को हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन डी ए कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ए डी ए इक्वल टू ए होगा, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे फाई हमारा है, फाई ई है वैद्युत फ्लक्स, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए इसका मात्रक हम निकालते हैं, थोड़ा बीमा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मात्रक क्या होगा, इसको भी समझ लो मेरे भाई। मात्रक अगर आपको निकालना है, मात्रक, तो मैं तो डायरेक्टली बता सकता था भैया कि इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, या वोल्ट मीटर होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम डीपली चलते हैं, ठीक है। इसके मात्रक को अगर हमें निकालना है तो थोड़ा सा डीप चलेंगे। जैसे देखो, मात्रक मैं डायरेक्टली लिख दूं, देखो मैं लिख देता हूं, फिर मैं निकालना सिखाता हूं। देखो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसका मात्रक एक और होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा आता है कि इनमें से विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो आप लोग वोल्ट मीटर पर डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, मैं इसको बता देता हूं। देखो भैया, मैंने आपको बताया कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, देखो इसी की सहायता से हम निकालेंगे। फाई ई इक्वल टू होता है
इसको लिखना नहीं है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, निकालने की कोई जरूरत खास नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक निकालो। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपका ई, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ये मैंने बताया ही था, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया वही तो हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ गया कि नहीं आ गया? यही तो मात्रक मैंने बताया था, फाई इक्वल टू मैंने बताया था अभी न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। यह इसका मात्रक हो जाएगा, या वोल्ट मीटर मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको लिख देना, बस हो गया, ठीक है। ये मात्रक हो गया, बहुत सिंपल है निकालना। अब हम देखते हैं विमा क्या होगा। विमा भी देख लेते हैं भाई। इसकी विमा जो होगी मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ज्यादा झाम नहीं करेंगे। ml3 t-3 a-1, ये इसकी हो जाएगी विमा। इसको याद रखना, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है हमें। तो ये हो गया भैया मात्रक और ये हो गया विमा। तो आई होप कि आपको विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक तो समझ में आ चुका होगा, और आना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत स्पेशल टॉपिक था। एक एक करके हम 8 टॉपिक अभी पढ़ेंगे, अभी तो एक ही टॉपिक हुआ है, ठीक है। हम फिजिक्स को घोल कर एकदम से पी लेंगे भैया। दूसरा टॉपिक देखो, दूसरा टॉपिक हमारे लिस्ट में है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। भैया ये टॉपिक तो आप मिस कर ही नहीं सकते, कूलाम का नियम। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कूलाम का नियम ना पढ़े भाई तो बेकार है। चलो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम हम समझ लेते हैं। तो देखो कूलाम के नियम के अनुसार, ये नियम तो इजी है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, और शायद ये नियम आपको पता भी हो। जब भी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना, सबसे पहले शायद आप इसी नियम को पढ़ेंगे। देखो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब दो आवेश हम ले लेते हैं, एक यहां पे ले लेते हैं, दूसरा यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी भाई, उसको भी हम लिख देते हैं। एक आवेश को मान लेते हैं हम Q1 और दूसरे आवेश को मान लेते हैं Q2। इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी भैया, तो दूरी हम ले लेते हैं R मीटर। R मीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है। दूरी हो गई। तो क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझो चीज को। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये दो आवेश हमने ले लिए, एक Q1 एक Q2 है, जिनके बीच की दूरी R मीटर है। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब ये जो बल है ना, ये Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि इनके बीच की दूरी जो R है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही है हमारे कूलाम का नियम, ठीक है। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो, चलो हम कुछ लिखते हैं, यदि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था चित्र से, ठीक है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, Q1 व Q2 एक दूसरे से, वही चीज मैं लिख रहा हूं जो चित्र में है, एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, मैंने बताया भैया, जो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। F इक्वल टू Q1 इंटू Q2। नियम में अभी मैंने बताया था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखो लिखा है सीधा सीधा ऊपर कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है F व्युत्क्रमानुपाती
1/r², मतलब इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है भैया कूलाम का नियम। ठीक है, अब देखो भैया समीकरण 1 व 2 को आपस में मिला देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो क्या कहा गया है कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, Q1 इंटू Q2 के, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो जब आप इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या होगा, एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक जुड़ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r², न्यूटन, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इतना हो गया भैया। तो ये तो फार्मूला हो जाएगा हमारे कूलाम के नियम का। ठीक है, बट थोड़ा सा और समझो भैया, यहां पे के क्या है इसको भी मैं बता देता हूं नीचे। के क्या है, के आपका है अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, उसके बाद में के की वैल्यू क्या होती है ये भी जान लो। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है के की वैल्यू। याद रखना के को हम 1/4πε0 भी लिखते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन के है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसकी वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलो थोड़ा आगे देखते हैं भैया, इसका एक और फॉर्मूला हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब हम एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं भाई, इसी का हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पे लिखेंगे यदि बिंदु आवेश, यहां पे मैं लिखता हूं दूसरे पेज में, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में, मान लीजिए बिंदु आवेश जो है वो निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक, देखो मैंने काटा नहीं है भैया नियतांक, ये कटा नहीं है, अनुक्रमानुपाती लिखा। ठीक है, के को अगर मान लीजिए बिंदु आवेश जो आपका दोनों है ना वो निर्वात या वायु में स्थित हो, तो हम के स्थान पर 1/4πε0 लिखते हैं। ठीक है, ε0 लिखा जाता है, 1/4πε0 लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला देखो हमारा हो जाएगा F मैंने आपको बताया था F K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। लेकिन अब K के जगह पर हम लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r² न्यूटन, और यही आपका भैया हो जाएगा कूलाम के नियम का एक्चुअल फॉर्मूला। यही फॉर्मूला ज्यादातर स्थानों पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पे 1/4πε0 की जो वैल्यू होगी ना वो यही वाली वैल्यू होगी, ध्यान से समझ लो, यही वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही वैल्यू होगी 1/4πε0 की वैल्यू। ध्यान से समझ लो, मैं दिखा रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेना कि 1/4πε0, क्योंकि के जगह पर ही इसको लिखा गया है, तो इसकी वैल्यू भी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। ठीक है, और ε0 क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इतना आप लोग ध्यान रखना, कुछ खास इसमें है नहीं। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। ये फॉर्मूला याद रखना कूलाम के नियम का, मैं यही कहना चाहता हूं, बाकी आगे आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो तीसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखो भैया ये तीसरा क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अभी तो हम 7 क्वेश्चन टोटल देखेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो जब तक टॉपर नहीं बना देते, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है सीक्रेट टॉपर्स।
आप लोग सीक्रेटली टॉपर बनेंगे, कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है, सफलता शोर मचाएगी। चलो भैया तीसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है भैया ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ध्यान से समझ लो। क्या कहा गया है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा हुआ है, एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिसको हम लोग नाम दे देंगे क्यू नॉट। क्यू नॉट ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ये इस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाले बल, इस पर जो फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा ना, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में अगर आप लोग लिखें, ई वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, या ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट भी होता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यहाँ पे ई है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ वेक्टर जो है ये परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, आप लोग लिख लेना, एफ वेक्टर जो है ये परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और क्यू नॉट जो है ये परीक्षण आवेश है, ठीक है, नीचे लिख लेना। चलो अब मात्रक देख लेते हैं इसका। मात्रक, मात्रक इसका क्या होगा भैया, तो मात्रक इसका होगा, देखो एफ है बल, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, प्रति क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी राशि कैसी है बता देते, ठीक है। अब आपकी राशि तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ इसकी राशि जरूर बता सकता हूं, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि है। अब कुछ बच्चे कहेंगे फर्जी बीमा, बीमा भी बता दीजिए। अरे हम आए ही हैं आपको कुछ बताने के लिए, बीमीय सूत्र भी मैं बता देता हूं, वैसे आपको परिभाषा और मात्रक पूछा गया था, मैं बीमा भी बता देता हूं। बीमा अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो होता है इसका एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसकी बीमा होती है, ठीक है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, चलो हम निकालते हैं भैया। हमने बताया ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट। अब देखो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो एफ की बीमा क्या है, एफ की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपान क्यू नॉट की बीमा, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो इसकी बीमा होती है ए टी, ठीक है, ये हो गया मेरे भाई एटी वेटी। अब ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मतलब ई की बीमा हम निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो एम एल टी माइनस टू और ए टी जब ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, एम एल टी माइनस टू माइनस वन मिलकर माइनस थ्री हो जाएगा, और ए माइनस वन हो जाएगा। देखो वही बीमा आई कि नहीं आई, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, वही बीमा आ गई। तो निकालना भी मैंने सिखा दिया। चलो सारी चीजें मैं बताता हूँ डीपली भैया, आप लोग सपोर्ट करते रहो, हमारी फैमिली जो छोटी सी है ना इसको बड़ा करो, बाकी हम कुछ बड़ा करेंगे हम सब मिलकर, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अपने लिस्ट का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, हमें टोटल 7 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब लिस्ट का ये चौथा क्वेश्चन है, हमारी लिस्ट कहाँ है, उस लिस्ट को हम ढूंढ लेते हैं, भाई कहीं गायब है। चलो ये रहा हमारा लिस्ट, चौथा क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो ध्यान से समझो, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूरी पर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें आवेश जो दिया गया है वो दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम।
इसको पहले कूलाम में बदलेंगे तो भैया माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलोगे तो 1 × 10⁻⁶ कूलाम भी आ जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q = 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। ये हो गया। अब इनके बीच की जो दूरी होती है ना मेरे भाई वो 2L होती है और हमें पूरे 2L की वैल्यू जो दी गई है ना वो दिया गया है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। अब एक काम करो, मिलीमीटर को मीटर में बदल लो भैया। तो 1000 मिलीमीटर = 1 मीटर होता है। तो 2 मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 2 को 1000 से गुणा भाग करना होगा। क्यों? क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। अगर मीटर को मिलीमीटर में बदलना होता तब तो हम गुणा कर देते, लेकिन मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2/1000। तो 2/1000 को लिख देंगे 10⁻3। ऊपर लाएंगे भैया तो 2 × 10⁻−3। अब ये मीटर में हो गया, ठीक है, मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा, इसी 2L के जगह पर लिख सकते हैं 2 × 10⁻−3, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, P निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, देखो मैं लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = Q × 2L। P = Q × 2L, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप लोग क्या करो, P = हमारा हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है? ऊपर मैंने बताया था 10⁻⁻6 है, ये देखो 10⁻⁻6 है, इसको ऐसे लिख देंगे। और 2L की वैल्यू है 2 × 10⁻−3, देखो 2L की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा ये P = हो जाएगा, देखो 2 × 10⁻6 है, -3 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया इसका मात्रक कूलाम मीटर ही होगा। देखो क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। बहुत सिंपल था। Q की वैल्यू दी गई थी, 2L की वैल्यू दी गई थी, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, P = Q × 2L। हमने वैल्यू रख दी 2 × 10⁻9 कूलाम मीटर, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। अभी तो भैया 5, 6, 7 सारे क्वेश्चन देखने हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। और हमारे लिस्ट में मैंने इसको रखा है अपने 5वें स्थान पर। ये भी एक न्यूमेरिकल है और मेरे हिसाब से जो ये न्यूमेरिकल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस तो करेंगे नहीं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो क्या है 5वां क्वेश्चन, 10 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत सिंपल भी है। देखो क्या करेंगे, 10 पिको फैराड का एक संधारित्र है, मतलब हमें सी दिया गया है 10 पिको फैराड। 10 पिको फैराड, पहले इसको फैराड में बदलेंगे तो 10 × 10⁻−12 फैराड हो जाएगा, क्योंकि पिको फैराड को फैराड में बदलोगे तो 10⁻−12 से गुणा होगा। V हमें दिया गया है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट हमें निकालना क्या है? U, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो U हमें निकालना है भैया, तो स्थितिज ऊर्जा U का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 CV²। ये होता है हमारे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, U = 1/2 CV²। तो U = हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/2 C की वैल्यू ऊपर दी गई है 10 × 10⁻−12, ठीक है। और V की वैल्यू दी गई है 50, तो 50 स्क्वायर है तो 50 × 50 कर देंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो U = हमारा हो जाएगा, अब बहुत ध्यान से समझना, 5 × 10⁻−12 × 50 × 50 करेंगे तो 2500 आएगा, 2500, ठीक है। तो U = हमारा हो जाएगा 5 × 25 को हम इधर ले आते हैं, देखो 2500 को लिख सकते हैं 25 × 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 25 × 100, तो 25 × 10⁻2 उसको लिख देंगे × 10⁻−12, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो U = हमारा हो जाएगा
देखो 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 2 है, ये -12 है भैया, माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस रहेगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 की पावर -10 बचेगा। आप चाहें तो इतना जूल आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा। देखो इसको क्या करूंगा, इस 25 के पहले यानी कि 1 के बाद मैं दशमलव लिखूंगा, 1.25 गुणे 10 की पावर। देखो अगर 2 अंक हम इधर गए हैं लेफ्ट, तो यहां पे आपका क्या होगा, 10 की पावर 2 से गुणा होगा। अब 10 की पावर -10 है, 10 की पावर 2 से गुणा होगा तो 10 की पावर -8 जूल बचेगा। ठीक है, ये और यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यही हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। सिंपल सा था, तो बहुत सिंपल है, मतलब आप 2 अंक इधर गए हैं तो इसमें से 2 आप लोगों को 2 इसमें जोड़ देना है, तो भैया माइनस लगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू दी गई थी, वी की वैल्यू दी गई थी, यू निकालना था, तो यू इक्वल टू 1/2 CV² वाला हमने फॉर्मूला लगाया। फाइनली हमारा आंसर आया यू इक्वल टू 1.25 गुणे 10 की पावर -8 जूल हो गया। चलो ये भी हमारे लिस्ट से क्वेश्चन कट चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। 6 वाला क्वेश्चन देख लो, हमारी लिस्ट में है 6वें नंबर पर, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो जान लेते हैं। समविभव पृष्ठ नाम से ही स्पष्ट है, विभव जिसमें समान हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 नंबर में आता है प्रश्नोत्तरीय प्रश्नों में। देखो समविभव पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में आप एक पृष्ठ ले लीजिए और इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे, जैसे यहाँ पे है विभव, यहाँ पे है विभव, यहाँ पे है विभव और यहाँ पे है विभव, मतलब हर बिंदु पर आपके विभव समान होंगे, तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समझ में आया, सिंपल सा है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव जो होता है वो बराबर होता है। ये आप लिख लीजिएगा नोट में कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव बराबर होता है, और इसमें जो बल रेखाएं होती हैं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, बस ये लिख लेना। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब सारे बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होगा, नाम से स्पष्ट है समविभव, मतलब सभी पृष्ठ पर सभी बिंदु पर विद्युत विभव समान, उसको हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, बस हो गया, इतना सा लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हमारे लिस्ट में जो लास्ट नंबर पर क्वेश्चन है चैप्टर 2 का ही है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो धारिता क्या होता है इसको जान लीजिए। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखो संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। मतलब किसी संधारित्र की धारिता, जैसे संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं ऐसे, ठीक है, तो किसी संधारित्र की जो धारिता है ना, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात के बराबर होती है धारिता। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख दीजिए, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन से हमें फॉर्मूला तो पता चल गया भैया कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q, ठीक है, आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q/V, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारी धारिता का, C इक्वल टू Q/V। अब आपसे कोई पूछे भैया कि सर जी इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक तो इसका बहुत सिंपल सा है। देखो खाली परिभाषा पूछा गया था केवल, बट मैं मात्रक भी बता देता हूं। देखो इसका मात्रक होगा, क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, प्रति वी है विभव, विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा, या हम इसके मात्रक को फैरड भी लिखते हैं, शायद आपको पता हो। देखो कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड भी इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं जो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रो फैरड की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया था, संधारित्र की धारिता में माइक्रो फैरड आया था। ठीक है, एक माइक्रो कूलाम आया था, माइक्रो फैरड आया था, पिको फैरड आया था। तो एक माइक्रो फैरड की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 फैरड। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल में एक माइक्रो फैरड या 2 माइक्रो फैरड दिया गया है ना, तो फैरड में अगर आपको बदलना है तो 10 की पावर -6 से गुणा कर दीजिए। एक पिको फैरड की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 10 की पावर -12 फैरड। भैया पिको फैरड को अगर फैरड में बदलना है, अभी मैंने बताया न्यूमेरिकल में, तो आपको 10 की पावर -12 से गुणा करना होगा, तो पिको फैरड आपका
फैरड में बदल जाएगा। तो धारिता समझ में आ गई। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C इक्वल टू होगा Q/V। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, और एक माइक्रो फैरड की वैल्यू 10⁻⁶ फैरड और एक पिको फैरड की वैल्यू 10⁻12 फैरड। ठीक है, तो हमारे इस लिस्ट के जो सारे क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 6 करके 7 करके सारे मैंने सॉल्व करा दिए। भाई मेहनत लगता है क्लास देने में, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी ना उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा कि इतने मेंबर हैं भैया, हमें और काम करना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।